समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने समाजवादी पार्टी को मुस्लिम हितों के लिए आवाज बुलंद करने की नसीहत दी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अब उन्होंने सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के खामोशी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सीतापुर की जेल में बंद सपा नेता के चिट्ठी के जरिए ये संदेश सुर्खियों में है। इस रिपोर्ट को देखिए। आजम खान के संदेश के मायने, कौन सी विसात बिछा रहे आजम खान? आजम खान को किसकी मिल रही है शहर? संभल रामपुर के बहाने अखिलेश पर साध रहे हैं निशाना। विधानसभा चुनाव से पहले अलग राह पकड़ेंगे आजम। क्या सपा को लगेगा बड़ा झटका? पत्र में अखिलेश को दिया संदेश, झटके का संकेत तो नहीं। इंडिया गठबंधन को ललकारा। आजम खान तल्ख बयानबाजी के लिए मशहूर रहे हैं। इस बार उन्होंने इंडिया गठबंधन को ललकारा है। कहा है कि संभल की तरह ही गठबंधन को रामपुर का मसला भी उठाना चाहिए। आवाज उन्होंने इंडिया गठबंधन को दे दी है, लेकिन निशाने पर अपने ही पार्टी और पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को रखा है। बता दें कि आजम खान ने एसपी के जिला अध्यक्ष अजय सागर के लेटर हेड पर जेल से अपना संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी को रामपुर में बर्बादी के मसले को उतनी ही ताकत से उठाना चाहिए जितने से वो संभल का मसला उठा रही है। आजम के पत्र में क्या? आजम के हवाले से पत्र में इंडिया गठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप। कहा, मुसलमानों पर इंडिया गठबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। चेतावनी, अन्यथा मुस्लिमों को भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाया जाना चाहिए जितना संभल का मुद्दा उठाया गया है। कहा, रामपुर के जुल्म और बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोशी तमाशाही बना रही है और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। आजम खान ने भले ही समाजवादी पार्टी की जगह इंडिया गठबंधन को संबोधित किया है, लेकिन ये ख्याल रखने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी एक प्रमुख दल है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कानूनी शिकंजे पर फंसकर अपनी संसदीय गंवाने वाले आजम खान ने समाजवादी पार्टी पर ही सवाल उठाया है। आजम खान को समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता रहा है। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान उन्होंने रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय बनवाना शुरू किया था और उसके लिए तमाम जमीन कथित भ्रष्टाचार के जरिए हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने अपने पारिवारिक रेस्टोरेंट वगैरह भी शुरू किए थे। अवैध कब्जा बताकर सरकार ने तकरीबन सारी जमीनें जब्त कर लिया। साथ ही तमाम दूसरे केस भी उन पर ठोके गए। अभी भी वे जेल में ही है। इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी आजम खान के पक्ष में बहुत मुखर नहीं दिखी। छिटपुट बयानबाजी हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं दिखा। वजह तो भी रही हो, लेकिन आजम खान अपने परिवार और थोड़े से समर्थकों के साथ मुकदमा लड़ते दिखे। आजम खां का सियासी सफर। आजम खां का जन्म रामपुर में 14 अगस्त 1948 को हुआ था। छात्र जीवन से ही आजम ने राजनीति शुरू की। वह एमएमयू में छात्र संघ के महासचिव बने। 1976 में जनता पार्टी ज्वाइन की और 1977 में रामपुर से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। आजम ने लगातार 1985, 1989 और 1991 और 1993 में जीत दर्ज की। 1989 और 1993 में आजम मंत्री बने। लगातार 5 बार विधायक और मंत्री बनने के बाद आजम खां का राजनीतिक रसूख काफी बढ़ गया। 1996 में कांग्रेस प्रत्याशी अफरोज अली खान ने आजम खां को हरा दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बना दिया।
1996 से 2002 तक आजम खां राज्यसभा सदस्य रहे। 2002 के विधानसभा चुनाव में आजम खां एक बार फिर विधायक बने। 2003 में मुलायम सिंह की सरकार में वह कैबिनेट मंत्री बने। 2007 में वह फिर विधायक बने, लेकिन प्रदेश में बसपा सरकार बनी। आजम 2012 में फिर विधायक बने और अखिलेश सरकार में मंत्री बने। अखिलेश के लिए चेतावनी तो नहीं। रामपुर का मसला तो कानूनी सुनवाई और अपीलों के तहत है। कई मसलों पर अदालतें अभी भी विचार कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से तल्ख भाषा का इस्तेमाल आजम खान ने किया है, उसे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए चेतावनी से कम नहीं कहा जा सकता है। चिट्ठी लिखने का वक्त भी काबिले गौर है। आपको बता दें कि आजम खान ने दलित नेता और सांसद चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करने के बाद ये चिट्ठी लिखी। इसका मायने ये भी लगाया जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव ने उनके कहे मुताबिक रामपुर का मसला नहीं उठाया तो चंद्रशेखर का साथ तो कम से कम आजम खान को मिल ही सकता है। बहरहाल सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूपी में आम विधानसभा चुनाव से पहले जेल में बंद सपा महासचिव आजम खां अलग राह पकड़ सकते हैं? उनके नजदीकी नेता बताते हैं कि रामपुर के मामले में इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा आजम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही संदेश देने का काम किया है, जिस पर रामपुर में लोकसभा का टिकट पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम की बिना मर्जी के दिया गया और संभल के सांसद पर एफआईआर को सपा ने प्राथमिकता दी। इससे कहीं न कहीं आजम को मुसलमानों के बीच अपनी सियासी जमीन भी खिसकती दिखाई दे रही है। संभल पर सपा और कांग्रेस के बीच सियासी दरार पड़ती नजर आ रही है। तो जेल में सजा काट रहे आजम खान ने इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। हालांकि शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। इस संग्राम की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई नियमित नहीं चल पा रही है। दरअसल सोरोस और अडानी मुद्दे पर विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष में ठन गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। हालांकि शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। इस संग्राम की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही नियमित नहीं चल पा रही है। सोरोस और अडानी मुद्दों पर दोनों पक्ष एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई घटक दलों के सांसदों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दों पर गुरुवार को देश नहीं बिकने देंगे लिखे बैनर को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस, डीएमके और कुछ अन्य दलों के सांसद संसद भवन के मकर द्वार के निकट एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने वी वांट जेपीसी के नारे लगाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई दूसरे वरिष्ठ नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बता दें कि विपक्षी सांसद हर रोज अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को संसद में प्रदर्शन करते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों को तिरंगा और गुलाब का फूल भेंट किया था। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजकों की ओर से अभियोग लगाए जाने के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति के आरोपों की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में इस मामले को लेकर उद्योगपति गौतम अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन के अडानी विरोध का सत्ता पक्ष सारोस मामले के जरिए जवाब दे रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को संसद परिसर में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के पोस्टरों के साथ एक अनोखे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और उनके बीच कथित संबंधों के बारे में जवाब मांगा। गिरिराज सिंह ने कहा, सोनिया गांधी को जॉर्ज सोरोस के साथ अपने संबंधों पर जवाब देना चाहिए। वे वही व्यक्ति हैं जो भारत को
तोड़ने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। कि सोनिया गांधी जवाब दें, जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है? यही तो मैं पूछ रहा हूं। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही मैं कह रहा हूं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच संबंध बताने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कई एनएसयूआई सदस्यों ने उनके बाहर निकलने पर उन्हें गुलाब दिए। वहीं निशिकांत दुबे ने भी सभी एनएसयूआई सदस्यों को मिठाई खिलाई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि एनएसयूआई के प्रदर्शनकारी बीजेपी युवा मोर्चा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि संगठन में उनके साथ वर्तमान की तुलना में बेहतर व्यवहार किया जाएगा। मैं प्रोटेस्ट ने गुलाब देने आए थे, मैंने उनको मिठाई खिलाई। उन्होंने कहा मैं कल फिर आऊंगा, तो मैंने कहा कि बता देना कि कितने लोग आओगे, तो उनके लिए नाश्ता पानी, पूरे नाश्ते की व्यवस्था करूंगा। आज वो एनएसयूआई में है, कल को आपको युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नजर आएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जो दुकान है वो फटी हुई दुकान है। वहाँ जो है भूखे प्यासे लोग काम करवाते हैं, या लोग मिठाई भी खिलाते हैं, नाश्ता भी करवाते हैं और प्यार से जो है बात भी करते हैं, तो वो सब आ जाएंगे, क्योंकि उनको तो नेता से मिलने में परेशानी है। The reason behind it, what had happened in Parliament yesterday. Our leader of opposition has been demeaned. It has a respect, and we all should respect the leader of opposition in the Parliament. They are not allowing our leader of opposition to speak, the sessions to run, and we are against this kind of thing that has been done by the Honorable Minister Dr. Nisikant Dubey, and I request him not to do the favor of Adani and Ambani. Let the session flow. Let the session go like this. We have come here to represent Rahul ji, which like Nishant Dubey ji hai, like what he spoke was like not acceptable. It's a parliament where you need to be allowing your opposition to speak, listen, and then give a answer to that. But you cannot suppress anyone to talk in the parliament. It means that you don't want him to speak because you don't have any answer, and we really condemn for that what he has said, and we are standing here. उन्होंने कहा नहीं प्रोटेस्ट नहीं गुलाब देने आए थे, मैंने उनको मिठाई खिलाई। उन्होंने वो फिर आएंगे, मैंने कहा बता देना कि कितने लोग आओगे, तो उनके लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था करूंगा। आज वो एनएसयूआई में है, कल को आपको युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नजर आएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको जो दुकान है वो फटी हुई दुकान है। वहाँ जो है भूखे प्यासे लोग काम करवाते हैं, यहाँ लोग मिठाई भी खिलाते हैं, नाश्ता भी करवाते हैं, और प्यार से जो बात भी करते हैं तो सब आ जाएंगे, क्योंकि उनको तो नेता से मिलने में भी परेशानी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड की सिहरन का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में गुरुवार को मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। राजधानी का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा रहा। आया नगर और पूसा समेत अलग अलग जगहों पर शीतलहर के हालात बन गए। आया नगर में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस और पूसा में 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इस रिपोर्ट को देखिए। क्या होती है शीतलहर? मैदानी क्षेत्रों में जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री वाइज से नीचे होने के साथ सामान्य से 4.5 6.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो शीतलहर होती है। वहीं सामान्य से 6.5 या इससे कम होने पर गंभीर स्तर की ठंड रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे जाने पर शीतलहर होती है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली सहित पूरे मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुवार को आया नगर में न्यूनतम तापमान 3.8 सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं सफदरजंग में पारा 4.9 सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री रहने का अनुमान है।
वहीं दिल्ली में 28 साल बाद 11 दिसंबर को सुबह लोगों को शीतलहर ने सताया। इस दौरान मंगलवार के मुकाबले 5 डिग्री कम न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर कश्मीर के ऊंचे इलाकों में गुरुवार को हुई ताजा बर्फबारी की वजह से घाटी के तापमान में गिरावट आई है। इस बीच आसमान में बादल छाए रहने से श्रीनगर समेत पूरी घाटी में रात में तापमान बढ़ गया। हालांकि कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे बना हुआ है। श्रीनगर शहर का न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में जहां बर्फबारी हुई है, वहीं मैदानी इलाकों में इस सीजन में अब तक कोई बर्फबारी नहीं हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुरेज सेक्टर में भी बुधवार दोपहर को ताजा बर्फबारी हुई, जबकि घाटी के ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर का मौसम बहुत मज़ेदार है। इस मौसम को हम लोग पाने के लिए तरसते हैं। हम जब वहाँ से चले थे तो हमने टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। अमृतसर तक तो हमें नहीं समझ में आया क्योंकि अपनी गाड़ी में थे, लेकिन जैसे जैसे हम इधर बढ़ते गए, जम्मू से हमें ठंड का एहसास हुआ। जम्मू में पानी लग रहा था जैसे हमने फ्रीजर से निकाला हो। अपने यहाँ ऐसा पानी हम लोग फ्रीजर से निकालते हैं, जिस पानी को हमने छुआ। यहाँ आकर के तो परसों जब हम उतरे तो ठंड से बेतहाशा हम लोग काँप रहे थे, हमारे हस्बैंड वाइफ। लेकिन खैर होटल में ब्लोअर वगैरह का सहारा मिला तो हमें कुछ जान में जान आई। उधर उत्तर प्रदेश में भी ठिठुरन भरी ठंड दस्तक दे चुकी है। यूपी के ज्यादातर इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। बता दें कि इस साल अक्टूबर के बाद ऐसी पहली बार है जब पश्चिमी जिलों समेत प्रदेश के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया। बृहस्पतिवार के लिए मौसम विभाग ने 25 से ज्यादा जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया। वहीं तराई में कोहरे का अलर्ट है। यूपी में शीतलहर के अगले 5 दिन तक चलने के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की तरफ से बताया गया है कि पिछले 5 दिनों में प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के प्रभाव व पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंड, उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से मौसम में बदलाव आया है। अगले कुछ दिनों में तापमान में अभी और गिरावट के आसार हैं। सर्द हवाओं के बीच बुधवार को पुरई में सर्वाधिक 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। वहीं वाराणसी में अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री और प्रयागराज में 25.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें, अयोध्या में सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि बुलंदशहर में 5 डिग्री और बरेली में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।